अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जमात नगूम मजमून तारीख और सियासियात। सबक नंबर 6 खवातीन और दीगर तबकात को खुद कफिल बनाना। तो इस सबक में आपको खवातीन के लिए जो जो कवानीन बनाए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। दीगर तबकात से मुराद है दर्ज फहरिस्त ज़ाते, दर्ज फहरिस्त जमातें और कबाइल के जो लोग हैं उनके बारे में हुकूमत ने क्या क्या सहूलतें की है खुद कफिल बनाने के लिए। इस सबक में हम उसका मुताला करने वाले हैं। ये जो सबक है आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 31 से 36 पर मौजूद है। फिलहाल इस सबक के हम सवाल जवाब को हल करने वाले हैं जो दी गई है मश्क आपको। तो सबसे पहले आपको दिया गया है जेल में से मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। 1992 ईस्वी में डैश रियासत में शराब मुखालिफ मुहिम शुरू की गई। तो सबसे पहले आपको दिया है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात है, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में खवातीन ने जो है शराब मुखालिफ मुहिम शुरू की गई थी। अगली खानापुरी आपकी 1975 ईस्वी में हुकूमत हिंद ने डैश की सदारत में महिला आयोग कायम किया। तो सबसे पहले आपको नाम दिया गया है डॉक्टर फुल रेणु गुहा, दूसरा उमा भारती, तीसरा वसुंधरा राजे, चौथा है परमीला दंडवते। तो सही जवाब है डॉक्टर फुल रेणु गुहा। उसके बाद जो है मंदरजा जेल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। पहली है सौदामिनी राव स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति, दूसरी है विद्या बाल नारी समता मंच, तीसरा है परमीला दंडवते महिला दक्षता समिति और चौथा है ज्योति महापिस्कर महिला आयोग। तो इसकी गलत जोड़ी है ज्योति महापिस्कर महिला आयोग, क्योंकि ज्योति महापिस्कर ने कोई समिति नहीं बनाई थी। उनका एक नुक्कड़ नाटक है जिसका नाम है मुलगी साली हूँ। नेक्स्ट है मंदरजा जेल बयानात के वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो आपको वजूहात लिखनी है। सबसे पहली वजह है आपकी स्त्री मुक्ति तहरीक शुरू हुई। तो वजह आपको दी गई है। सबसे पहले नंबर 1, महाराष्ट्र में 1975 में महाराष्ट्र में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की जानिब से रियासती इजलास मुनक्किद हुआ। तो स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति, अब ये महाराष्ट्र है तो मराठी जबान में इसका नाम रखा गया। स्त्री का मतलब होता है खवातीन, मुक्ति का मतलब होता है आजादी, संघर्ष का मतलब होता है कोशिश करना और समिति का मतलब होता है ग्रुप। तो ये रियासती इजलास यानी मीटिंग बुलाई गई। तो इस इजलास में तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन शामिल थी। तमाम शोबों से, जैसे कि घरेलू औरतें भी थी, उसके बाद जहाँ अलग अलग शोबों में काम करने वाली जैसे टीचर हुई, वकील हुई, डॉक्टर हुई, वो तमाम खवातीन ने इस इजलास में जो है हिस्सा लिया था। तीसरा पॉइंट है आपका 1978 ईस्वी में समिति का मंशूर शाये हुआ। समिति का मंशूर देखेंगे आपके 1975 में इसकी बुनियाद रखी गई, इजलास मुनक्किद किया गया और 1978 यानी 3 साल बाद इसका मंशूर शाये किया गया। मंशूर का मतलब होता है माहायदा कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, ठीक है, उसूल कह सकते हैं कि उसके मुताबिक इस समिति को चला जाएगा। अब ये जो समिति बनाई गई थी इसका असल मकसद क्या था? तो चौथे पॉइंट में आपको बताया जा रहा है जिनसी इम्तियाज, मतलब औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, जात पात का फर्क नहीं होगा, क्योंकि औरत है, चाहे वो पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाली हो या दर्ज फहरिस्त जातों से ताल्लुक रखने वाली हो। फिर तबकाती नाबराबरी, पहला तबका, दूसरा तबका, तीसरा तबका, ये आपको पता होगा। जैसे अमीर और गरीब में भी फर्क नहीं किया जाएगा, यहाँ पर सब बराबर होंगे, सबके लिए बराबर उसूल, कानून, सहूलतें बराबर होंगी। गैर यकसा उमूर की मुखालिफत में तहरीक चलाने का फैसला किया गया। जैसे नाबराबरी अगर हो रही है तो उसके खिलाफ क्या है, आवाज उठाई जाएगी। पांचवा पॉइंट है आपका खवातीन के लिए बहुत सारे अखबार, रिसाले और नुक्कड़ नाटक मंजर आम पर आए। मतलब ऐसे अखबार, ऐसे रिसाले जो सिर्फ खवातीन के लिए काम कर रहे हैं, उनके मसाइल को आगे लेकर आ रहे हैं, उनको क्या सहूलतें होनी चाहिए उसमें उसके बारे में लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से अखबार और रिसाइल और नुक्कड़ नाटक जो है मंजर आम पर आए। नेक्स्ट है 1984 ईस्वी में जहेज इस्लाह बंदी कानून अमल में आया। वजह है नंबर 1 आपको दी गई है कि भारत में 1961 में इंसदाद जहेज कानून अमल में आया। अब यहाँ पर आपको जो है सन देखना है कि 1984 में कह रहे हैं कि जहेज बंदी इस्लाह कानून, उसी तरीके से 1961 में ही ये कानून बन चुका था, लेकिन इस पर पूरी तरीके से अमलवारी नहीं हो रही थी। जहेज का लेन देन अब भी जारी था, इसलिए जहेज लेना या मांगना उस वक्त गुनाह करार देने के बावजूद भी ये अमल चल रहा था, इसलिए इस्लाह कानून जो है अमल में लाने की कोशिश की गई। तो दूसरा पॉइंट है इसमें जहेज मुखालिफ कानून होने के बावजूद खाना बनाते वक्त खातून की मौत, कपड़े धोते वक्त पैर फिसलकर कुएं में गिरकर मौत जैसी खबरें रोजाना अखबारात में पढ़ने को मिलती। अब देखो, खाना बनाते वक्त अगर खातून की मौत 1 बार हो रही है, 2 बार हो रही है, 3 बार हो रही है तो ये कुदरती मानी जा सकती। कपड़े धोते वक्त भी अगर हो रहा है तो कुदरती 1-2 बार कुदरती मानी जा सकती। लेकिन अगर ये लगातार वाकयात और हादसा जो है
अमल में आ रहे हैं, तो इन हादसों की तफ्तीश की गई, तहकीक की गई। तीसरे पॉइंट में आपको बताया, और तहकीक और तफ्तीश करने पे ये पता चला है कि इसकी जो वजह है कई मरतबा जहेज ही साबित हुई। तो इसलिए पुलिस है, इंतजामिया जैसे हमारी हुकूमत हुई, अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की फालियत मतलब एक्टिव कहेंगे कि उस पर वो सरगर्म अमल रहे और फौरन उस पर उन्होंने एक्शन लिया। तो 1984 ईस्वी में जहेज बंदी इस्लाह कानून अमल में आया। नेक्स्ट है तीसरा, छूत छात को कानूनन खत्म कर दिया गया। छूत छात मतलब पहले जो भारत आजादी से पहले भारत का जो समाज था उसमें छूत छात का बड़ा मसला था, भेदभाव किया जाता था। तो पसमानदा तबकात के साथ ये चीज होती थी। तो नंबर 1, भारतीय समाज में छूत छात का अमल बरसों से चला आ रहा है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिनकी वजह से हुकूमत जो उनको सहूलतें देना चाहती है या उनको वो सहूलतें मिलनी चाहिए वो उन तक पहुंच नहीं पा रही थी और वो तरक्की के रास्ते पर नहीं चल पा रहे थे। तो छूत छात की अमल की वजह से अछूतों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। अछूतों की पसमानदा तबकात के जो लोग थे उनकी जो जिंदगियां हैं वो मुश्किल हो जा रही थी, क्योंकि उनको सहूलतें नहीं पहुंच पा रही थी, सहूलतें उन तक जाने ही नहीं दी जाती थी। तो तीसरा, आजादी के बाद जब हमारा कानून बना तो कानून ने आजादी, मसावत, भाईचारा और समाजी इंसाफ जैसे उमूर को बढ़ावा दिया। मतलब यहाँ पर जो भी है किसी के साथ नाबराबरी नहीं होगी, सबको आजादी है अपनी जिंदगी जीने के अपने मुताबिक। उसके बाद मसावत, यानी यहाँ पर जो कानून बनाए जाएंगे, जो सहूलतें होंगी वो तमाम तर लोगों के लिए जो है बराबर होंगी। यहाँ पर जात पात का फर्क नहीं होगा, मजहब के लिहाज से फर्क नहीं होगा, जबान के लिहाज से फर्क नहीं होगा, भाईचारा, सब मिलजुल कर काम करेंगे और समाजी इंसाफ होगा। तो समाज में जो भी चीजें मौजूद हैं, सहूलतें हैं, हुकूमत की तरफ से दी गई हुकूक है, वो तमाम को जो है बराबर होंगी। चौथा है, और इसी कानून की वजह से छूत छात को खत्म कर दिया गया। जब इस इक़दार पर हुकूमत ने हमारी दस्तूर बनाई है तो जाहिर सी बात है छूत छात का कोई बात ही नहीं आती है। नेक्स्ट आता है, दस्तूर ने अकलियतों को तालीमी व सकाफती हुकूक दिए हैं। सबसे पहले अकलियत का मतलब होता है कम और अक्सरियत का मतलब होता है ज्यादा। तो अकलियत और अक्सरियत ये दो जिद्दें हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अकलियत तबका किसे कहा गया, अकलियती जमातें किसे कही गई है। तो जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सब अकलियती जमातों में आते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, तालीमी व सकाफती हुकूक दिए। तो पहला पॉइंट आपका, भारत में मुख्तलिफ मज़ाहिब, फिरके और बोलियों की वजह से सकाफती रंगारंगी पाई जाती है। तो हमारे भारत में आप देखोगे जैसे ही रियासतें बदलती हैं, मज़ाहिब बदल जाते हैं, फिरके बदल जाते हैं, बोलियां बदल जाती है, रस्म और रिवाज सबके अलग होते हैं। तो पूरी दुनिया में भारत इसीलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सकाफती रंगारंगी पाई जाती है। भारत मुल्क सकाफती रंगारंगी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। तीसरा पॉइंट, सकाफती रस्म रिवाज महफूज रहे, क्योंकि हर एक की रस्म रिवाज जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं, अहमियत रखते हैं और उनको जिंदा रखना भी हमारा काम है। और अपनी खुसूसियत के हामिल जबान की तरक्की हो, जैसे कि हमारी जबान उर्दू है तो हम हमारी उर्दू को फरोग देने के लिए जो भी काम अंजाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। हुकूमत ने हमको यह हक दिया है, इसलिए दस्तूर ने अवाम को तालीमी व सकाफती हुकूक दिए हैं। तो चौथा पॉइंट है, तालीमी इदारे कायम करने की आज़ादी है। अक़लियती तबकात को अपनी ज़बान, तहजीब व सकाफत और रस्म रिवाज की हिफाजत का हक है। जैसे कि मैंने आपको तीसरे पॉइंट में ही बताया कि अगर हमारी मादरी ज़बान उर्दू है तो हम जो है तालीमी इदारे कायम कर सकते हैं, उसकी आज़ादी हमको दी गई है ताकि हमारी उर्दू को फ़रोग हासिल हो। अक़लियती तबकात को अपनी ज़बान, जो भी जबान होगी हम उसको फरोग दे सकते हैं। तहजीब व सकाफत को हम कायम रख सकते हैं। हमारे त्यौहार है, रस्म रिवाज के मुताबिक हमारी चीज़ों को हम अंजाम दे सकते हैं। हमारी इबादतें हैं, इबादत गाहें हमारे यहाँ पर मौजूद है। तो रस्म रिवाज की हिफाजत का हक भी हमें हासिल है कि हम उसको ख़त्म होने नहीं दे सकते, क्योंकि ये भी एक अहम विरसा है। अगली स्लाइड पर है, नोट लिखिए। तो चिपकू तहरीक, इसको अंग्रेजी में चिपकू मूवमेंट भी कहा जाता है। तो नंबर 1, हिमालय के तराई में मौजूद जंगलात के दरख्तों की तिजारत के गर्ज से बड़े पैमाने पर कटाई होने वाली थी। हिमालय भारत का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। तो आपने देखा होगा तराई मतलब उसके दामन में या निचले हिस्से में जंगलात थे और वहां पर बड़े पैमाने पर तिजारत के गर्ज से कटाई होने वाली थी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हो किस तरीके से औरतें जो है, खवातीन जो है दरख्तों को चिपकी हुई हैं। तो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा की क़यादत में औरतों ने तहरीक चलाई कि हर तहरीक के पीछे एक लीडर होता है। तो उसी तरीके से इस तहरीक का लीडर चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो उसकी रहनुमाई कर रहे थे, क़यादत कर रहे थे। मतलब किस तरीके से तहरीक करना है वो एक हिम्मत बांधे हुए थे। तीसरा है, खवातीन ने एक दूसरे का हाथ थाम कर दरख्तों के गिर्द चक्कर लगाने का अमल किया। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से खवातीन दरख्तों को चिपक कर खड़ी है। दरख्तों की कटाई ना हो इसलिए वो दरख्तों से चिपक कर खड़ी हो गई, इसीलिए इसे चिपकू तहरीक कहती है। अगली नोट है आपकी,
हुकूक इंसानी तहफ़्फ़ुज़ कानून। तो जैसे कि हमने ख़वातीन कमीशन पढ़ा, रियासती ख़वातीन कमीशन, मरकजी ख़वातीन कमीशन, तो उसी तरीके से हुकूक इंसानी तहफ़्फ़ुज़, तो हुकूक इंसान कहा गया, तो इसमें औरत और मर्द दोनों भी आएंगे। तो नंबर 1 है ख़वातीन और मर्दों पर होने वाले नाइंसाफ़ी के तदारुक के लिए 1993 ईस्वी में कानून पास किया गया। जैसे कि हमें आज़ादी है जिंदा रहने की, हमें कोई भी मजहब इख्तियार करने की आज़ादी है, कोई भी पेशा इख्तियार करने की आज़ादी है, कोई भी जबान बोलने की आज़ादी है। अगर इस आज़ादी को कोई छीनता है तो यह हमारा हक है, तो इसको हम छीनने नहीं दे सकते। तो इसके दूसरा पॉइंट है, इसके लिए कौमी सतह और रियासती सतह पर इंसानी हुकूक कमीशन कायम किया गया। जैसे कि हमने भारत में देखा मरकजी हुकूमत भी चलती है, वफाकी हुकूमत है हमारे यहाँ वफाकी तर्ज की, तो कौमी सतह यानी दिल्ली मरकजी हुकूमत हुई, रियासती तो अलग अलग रियासत पे इस सतह पर भी इंसानी हुकूक कमीशन जो है कायम किए गए हैं। तीसरा पॉइंट है ख़वातीन पर होने वाले इज्तमाई मुजालिम। अभी जैसे कि पिछले स्लाइड पर भी हमने देखा कि औरतों के ख़वातीन पर जो इज्तमाई मुजालिम हो रहे हैं या तलाकशुदा ख़वातीन की जो समाजी हालत है, ख़वातीन के लिए महफूज मुकाम रोजगार जैसे उमूर कानूनी तौर पर मौसर अंदाज में हल किए गए। हुकूक इंसानी तहफ़्फ़ुज़ कानून में भी, कमीशन में भी औरतों के ऊपर ख़वातीन के जो भी मजालिम थे, मसले थे, उन पे काफी गौर फिक्र की गई और उसको करने की कोशिश की गई। जैसे कि 2-3 नुकात आपको यहाँ पर बताए गए हैं। चौथा पॉइंट है ख़वातीन के साथ होने वाली नाइंसाफियों का खात्मा करने की कोशिश की गई। तो अगली स्लाइड पर आप देखोगे, आपको पूछा गया है मंदरजा झेल सवाल का जवाब मुफस्सल लिखिए। तो पहला है ख़वातीन की मुत्तहिदा ताकत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की याफ्ता तब्दीली ला सकती है, इस बारे में मिसाल देकर वजाहत कीजिए। तो सबसे पहले हम लेंगे बेलन मोर्चा जो 1972 ईस्वी में किया गया। तो उसको करने का मकसद क्या था कि दिवाली के मौके पर तेल, घी, शक्कर, रवा, मैदा वगैरह की कीमतें बढ़ा दी गई है। जैसे कि आपने देखा है कि दिवाली के वक्त ये सारी चीजें बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि इससे जो है बहुत सारी चीजें खाने की बनाई जाती है, और अचानक इसकी कीमतें जब बढ़ गई और उसी के साथ मिट्टी का तेल भी महंगा हो गया, तो औरतों ने मुत्तहिद होकर हाथों में बेलन उठाकर मोर्चा निकाला, इसीलिए उसको बेलन मोर्चा कहते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं जिसकी क़यादत मुरनाल गोरे कर रही थी। फिर उसके बाद आता है चिपकू तहरीक। पिछली स्लाइड पर भी हमने उसको समझा है। हिमालय की तराई में मौजूद जंगलात दरख्तों की तिजारत की गर्ज से बड़े पैमाने पर कटाई की जाने वाली थी। ख़वातीन ने एक दूसरे का हाथ थामकर दरख्त से चिपक कर खड़ी हो गई, इसलिए इसे चिपकू तहरीक कहा जाता है। तो ऐसी तहरीकों की वजह से क्या हुआ, औरतों का एतमाद और बढ़ने लगा और वो तहरीकें कामयाब साबित हुई। तो तीसरी तहरीक ये थी कि शराब मुखालिफ तहरीक। आंध्र प्रदेश में शराब मुखालिफ तहरीक में ख़वातीन ने देसी शराब की दुकानों को बंद करने के लिए तहरीक चलाई, क्योंकि हुकूमत ने इजाजत दी थी देसी शराब खोलने की वहां पर, और बहुत सारे देसी शराब की दुकानें खुल गई थी, जिनकी वजह से इनको और वहां की खवातीन को बहुत सारे मसाइब का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कमाने वाला जो मर्द होता था वो शराब पीकर धुंध रहता था और जिम्मेदारी नहीं उठाता। तो इसीलिए वहां की औरतों ने जो है आंध्र प्रदेश में शराब मुखालिफ तहरीक चलाई, तो हुकूमत को मजबूरन शराब की दुकानें बंद करना पड़ी। तो ये ऐसी 3 कामयाब तहरीकें थी जिनकी वजह से औरतों का एतमाद और भी बढ़ गया और उनको ये यकीन हुआ कि इन तमाम कामयाब तहरीकों से फिर इन्होंने ये साबित होता है कि खवातीन मुत्तहिदा ताकत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की याफ्ता कामयाबी ला सकती है। ऐसी और वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।